This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स पे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है पिछले 3-4 दिनों से फिर जो है स्टॉक मार्केट गिर रही है और आज 11,000 के जो हद था उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। तकरीबन अभी 84 पॉइंट माइनस जा रही है। ये क्या वजूहत हैं, क्यों मार्केट हमारी इस तरह से तबाह होती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। आज थोड़ी डिटेल में इसके रिफॉर्म्स की बात करना चाहते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है कि ये मार्केट हमारी संभले। जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हमारे इंटरनल भी हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो गिरती है या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अभी आज ही के अखबार में आपने ये पढ़ा होगा कि कई स्टॉक ब्रोकर्स को नोटिस आए हैं, बैंक को नोटिस आए हैं SECP की तरफ से। वो क्या मामलात हैं, नोटिस आने का मतलब यही है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। जो मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है उस पर अगर फिर लोगों को ब्रोकर्स पे भी अगर भरोसा ना रहे तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ये कैपिटल मार्केट कैसे ग्रो करेगी, ये इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, लोगों को अपनी ये सेफ्टी नेट कैसे लोग क्रिएट करेंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करेंगे जबकि कैपिटल मार्केट यहाँ की इतनी कमज़ोर होगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए पहले तो मैं अपने इन हाउस एक्सपर्ट मुनीबुर रहमान को दावत देता हूँ। मुनीब, आपकी काफ़ी स्टडी है इस सिचुएशन पे, कुछ थॉट्स हैं कि क्या किया जाए, सर जोड़ के बैठा जाए कि हमारे जो स्टॉक के मार्केट की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सके। व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वी कैन थिंक ऑफ? सबसे पहले तो तारिक साहब, ये बिल्कुल भी हैरानकुन बात नहीं है कि मार्केट 11,000 के बैरियर से भी नीचे जा चुकी है। हमने ये पहले भी पॉइंट आउट किया था कि ईयर एंड पे कुछ आर्टिफिशियल बाइंग के सिनारियोज को बड़ी अच्छी बात नोटिफाई किए गए कंपनी को अपने नोटिफाई किया था जी, वो आज गिर गई है सर। जी, तो वो ये बात सामने आ रही थी कि 11,400 का जो बैरियर सस्टेन किया हुआ है वो आर्टिफिशियली सस्टेन किया हुआ है। और आज आप देखते हैं कि नोटिस इशू हुए हैं तो मार्केट एकदम से 11,000 के बैरियर से भी नीचे चली गई है। इसमें यह है कि आपको इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम शेक हुआ है। वो चाहते हैं कि आपकी मिनिमम जो है वो रेगुलेशन हो। इन्वेस्टर जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ बदनीयती दिखाई देती है कि वो अपनी इनकम्स जो हैं वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करना चाहते, अपनी एक डोमिनेशन रखना यहाँ चाहते पे हैं। तो आपको पता है कि इतनी बड़ी इलीगल इकोनॉमी है, बहुत बड़ी है आपकी, जो दुनिया में बहुत कम ऐसे होगा मुल्क जहाँ 50-60% इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है और बिल्कुल ही छुपी हुई है। अब वो यहाँ पाकिस्तान में फैक्ट है। अब उस तरह से इकोनॉमी से जो लोग पैसे लेके आए वो हाउ कैन दे रिवील टू मच, दे विल बी इन ट्रबल। और पहले जो आप देखते रहे यहाँ गहमा गहमी थी उस तरह के पैसों की थी जी। अब जब आपने उसमें पूछना शुरू किया तो वो लोग भाग गए। जी हाँ, प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम पे जो पिछले दिनों गुफ्तगू हो रही थी, काफ़ी डिस्कशन भी SECP के साथ, उसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और KSC डायरेक्टर से बात हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि दे मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। उसमें जो प्राइमरी फैक्टर नजर आता है कि प्रिजम्पटिव टैक्स सिस्टम को वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे इन्वेस्टर्स क्योंकि उसमें एक आर्बिट्ररी मेथड था इनकम को रिपोर्ट करने का। तो उसमें आई फील के इन्वेस्टर के पास एक गुंजाइश होती कि अगर उसको अप्रूव कर दिया जाता कि वो अपनी इनकम को अपने हिसाब से रिपोर्ट करता तो इट वुड नॉट हैव बीन ओपन टू अ लॉट ऑफ टैक्सेशन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बड़ी अच्छी इनपुट। विल कंटिन्यू विद दिस, नाउ हैव टू टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करें स्टॉक मार्केट रिफॉर्म पे और हम ये कह रहे हैं कि आज हमारी मार्केट फिर गिर रही है और आज 11,000 के लेवल तोड़ चुकी है। अभी मुनीब से, हमारे कोलीग मुनीब से बात हो रही थी कि क्या बेसिक फैक्टर्स हैं। वो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो टैक्स का जो कैपिटल गेन टैक्स है इसने बहुत ज़्यादा छोटे इन्वेस्टर्स को परेशान किया, वो मार्केट छोड़कर भाग गए और वो जो वॉल्यूम लाते थे जिसको कहते थे डे ट्रेडर्स, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। इसी वजह से कल का जो टोटल वॉल्यूम है वो 20 मिलियन यानी 2 करोड़ का है। किसी ज़माने में ये 24 और 30 करोड़ का हुआ करता था अच्छे दिनों में 2008 से पहले। तो अब हम क्या करें, कैसे इस मार्केट को रिवाइव करें, इस सिलसिले में बात करने के लिए इस सेगमेंट में मैंने दावत दी है मोहम्मद
फरीद आलम साहब को जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AKD सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान लिमिटेड के, वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, और बहुत पायनियरिंग इनका रोल है। इन्होंने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, इन्होंने बहुत मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट की। फरीद साहब, आप लोगों की जो मेहनत इतने सालों की 2008 में जाके वो काफ़ी हद तक ख़राब हुई, और अब फिर से ऐसा लगता है कि जो आप लोगों ने ख्वाब देखा था कि ये दुनिया में और जैसे होता है मार्केट इतनी बढ़ेगी, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोग 17 करोड़ में से कोई 8 करोड़ लोगों का अकाउंट हो जाएगा सबके पास, वो तो 8 लाख जो था वो भी ख़त्म होता चला जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? आप लोग की क्या सोचा? आपके सबसे बड़ा हाउस है, यू हैव लीडरशिप रोल हियर। जी तारिक साहब, जिसका जितना ज़्यादा एक्सपोजर है, अगर मैं कंट्री से शुरू करूं और नीचे ब्रोकरेज हाउस तक आऊं, तो हम आपको पता है AKD सिक्योरिटीज़ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउसेस है, और कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउसेस के जो मसाइल या जो उनकी जो एगोनीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं बनिस्बत सिंगल एक मेंबर ब्रोकर के, जिसके यानी जिसने अपने सेटअप को थोड़ा छोटा रखा है, या जो आजकल स्टार्ट ले, अगर कोई ले, अब तो कौन स्टार्ट आजकल ले रहा है आपको पता ही है। तो आपको ये भी आइडिया है कि जो यंगस्टर्स, यंग एग्जेक्टिव्स ऐड हुए थे पिछले सालों में कैपिटल मार्केट के इस वाले डिपार्टमेंट और इस सेगमेंट में, उनके लिए एक थोड़ा सा मुश्किल टाइम है उनके लिए कि उनको फ्यूचर अपना नज़र नहीं आ रहा, और उनके एम्प्लॉयर के लिए कि उसने बहरहाल एक कॉस्ट एक पे उसने रखा हुआ है अपने सेटअप को। और आप देखें कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इनको अट्रैक्ट करना, इनको हायर करना, इनको रिटेन करना, इनको उस किस्म की फैसिलिटीज़ और रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और ये सब चीज़ें, और काफ़ी महंगी रिसर्च है जो पढ़ के वो अपनी रिसर्च एनालिसिस देते हैं। इस सारी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इस सारी कॉस्ट को सपोर्ट करने के लिए, मुझे याद है जब मैं इस साइड पे नहीं बैठता था ब्रोकरेज, मैं आई वाज नॉट अ ब्रोकर, मैं जब बाय साइड पे था, अच्छा, मैं जिस तरह क्रेस्ट बैंक में था, पिकेक में था, तो हम लोगों ने भी फर्क रखा हुआ था कि वी डिड एक्नॉलेज कि भाई इस कॉस्ट, इस यानी इस चीज़ को जो कर रहा है उसको कॉस्ट बहरहाल देनी पड़ती है। और उस पीरियड में एक ये भी है कि सबको रिसर्च बेस्ड और रिसर्च की बहुत ज़रूरत थी, और हर दिन कोई ऐसा नहीं आता था कि जब हमारे पास क्वेरीज ना हो और हमसे लोग सवाल जवाब ना कर रहे हों। अब तो ना कोई, मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मैं जज्बात में हम आजकल ज़्यादा कह जाते हैं, बट आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि लोग रिसर्च को वैल्यू देते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। या फॉरेन फ्लोस के ऊपर काम पहले भी होता था, अभी भी होता है, लेकिन रिसर्च का बहरहाल एक मुकाम था, और ना सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन बड़े इंस्टीट्यूशंस, बल्कि सब लोगों को था भाई क्या ऐसा हुआ है उस सेक्टर में, उस कंपनी में, उसके रिजल्ट से पहले उसकी एक थोड़ा इफोरिया डेवलप होता था। जिस तरह आपको याद है ना, बजट से पहले हम कहते हैं कि बजट रैली होती है, एक मेगा स्टॉक जिस तरह OGDC, MCB, कपल ऑफ 100, मतलब 2-3 डजन तो ऐसे स्टॉक हैं, जब वो उनका रिजल्ट आने लगता था तो लोगों को होता था AKD क्या कह रहा है, बाकी फलां क्या कह रहा है, कंसेंसस व्यू क्या है, इनकी बात सही निकली, इनकी गलत निकली, तो हाँ, कोई ना कुछ देखता है, ना कुछ पूछता है, ना कोई। और AKD का रिसर्च सबको पता है कि इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट। जी, हम तो कोशिश अभी तक रखी, अच्छा हमने आज तक वो कोशिश अपनी छोड़ी नहीं है। रिसर्च की टीम आपकी अभी भी है? जी, हम इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव गिवन द टोटल वॉल्यूम्स, एवरीबॉडी हैज सफर्ड। जैसा आपने कहा कि बड़े को ज़्यादा पेन है बिकॉज उसका ओवरहेड ज़्यादा है, और जो टर्नओवर हम देख रहे हैं, जो कल का टर्नओवर है 2 करोड़ का, इसमें किसको कितना शेयर मिलेगा, वो कैसे सर्वाइव करेगा, इट्स अ बिग इशू। तो इसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपसे डे टू डे चीज़ों से हटके कुछ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की तरफ आपसे राय लेना चाहता हूँ। मैंने भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एज ए बैंकर काफ़ी काम किया, कंट्रोल करता रहा मैं। ये जो डीम्यूचुअलाइजेशन का इशू आया था 2-3 साल पहले, और बड़ा गर्म था मामला कि जी लंदन मार्केट या दुबई मार्केट को कहा जाएगा कि शेयर ले लें और वो अपने तमाम प्रोडक्ट्स लेके आ जाएं, अपने सिस्टम्स लेके आ जाएं, इससे एक सोफिस्टिकेटेड मार्केट डेवलप होगी जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को मार्केट को आगे लेके जाएगा। उसका क्या हुआ? देखिए जी, यहाँ बहुत सारी चीज़ों का कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि पूछते हो तुम तो एक जजीरे को है फराज, देखो तो कितने शहर समंदर के हो गए।
तो बात यह है कि डीम्यूचुअलाइजेशन अगर हो जाती उस पीरियड में और अट्रैक्शन यानी बहुत से लोग खुद आ रहे थे, एक तो ये ना कि हम जाएं और सेल करें अपने आप लोग आ रहे थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान या पाकिस्तान को एज सच मार्केट तो कोई करता ही नहीं है ना। हम लोग जिस तरह आपने बात शुरू की थी कि कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउसेज बाज, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम हर साल जाते थे, अभी भी कोशिश करते हैं, जाते हैं। लास्ट टाइम हम इंग्लैंड जब गए तो ये सब लोगों को, क्योंकि हमारे वॉल्यूम्स की बेसिस पे अगर आप हमने 700, 800, 1 बिलियन तक का वॉल्यूम हम करते थे, तो ये सारे लोगों को हमारी मार्केट में और इस रीजन में दिलचस्पी थी और है। लेकिन ये अलग बात है कि इस वक्त डीम्यूचुअलाइजेशन बहुत और सारी चीज़ों की तरह पीछे हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि डीम्यूचुअलाइज अगर एक्सचेंज होता तो शायद उसी के बाय सेल के अंदर थोड़ी सी हमें वॉल्यूम मिल जाता। अच्छा, एटलीस्ट ये कैसे, क्या ये जैसे लंदन अगर हमारे साथ हो जाता तो उससे क्या लंदन वाले, न्यूयॉर्क वाले किसी का इंटरेस्ट तो आया था, और ये जब डॉचे बैंक एक्सरसाइज कर रहा था ये, और एडीबी का एक ये बहरहाल, क्योंकि एससीसीपी और सारे कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पाकिस्तान में मरहून मिन्नत हैं, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट, उन्होंने फंड किया हुआ है। जी, उन्होंने काफी बड़ा फंड किया हुआ है। तो डीम्यूचुअलाइज अगर हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन अब क्योंकि फिलहाल नहीं हुआ और अभी थोड़ा टाइम, रुकावट क्या आ गई है कि मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा बाहर वाला? अब तो देखें जी, हम लोग, आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बाहर वाले भी नहीं ले रहे। देखिए, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं हर एक के दिमाग में होती है लेकिन शायद जबान पे नहीं आती है, मैं जब सुनता हूँ तो लोग नहीं कहते। हम लोग यानी कैपिटल मार्केट्स इस वक्त किसी के टॉप प्रायोरिटी, क्या मतलब प्रायोरिटी भी छोड़ दें, मतलब किसी की डिस्कशन में नहीं है। इस वाले एरिया से जो आप ऑप्टिमिज्म फैला सकते हैं, जो फील गुड फैक्टर फैला सकते हैं, किसी का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, ना रूलिंग पार्टी का, ना ऑपोजिशन का, ना बाकी लोग जो आ रहे हैं कि इस वाले एरिया से। देखें, ये जो है ना, ये स्टेज एक्टिंग है, एक ड्रामा है, एक फिल्म है, यानी जो डे टू डे रिफ्लेक्शन हो रही है कि क्या कल होगा, उसका सबसे, हम लोग तो फ्यूचर में जिंदा रहते हैं ना। हम लोग तो यानी कैपिटल मार्केट वालों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर मैं सब देखूं तो सबसे पहले नॉलेज और इन्फॉर्मेशन फ्लो इनके थ्रू होकर आगे नीचे बढ़ जाता है, ट्रिकल डाउन यहाँ से इफेक्ट होता है। बट आई एम सॉरी टू नोट के पाकिस्तान में किसी के कैपिटल मार्केट्स प्रायोरिटी, इस तरह मैंने दोबारा कहा, मैं कहूँगा द गॉट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ के इट्स नॉट ऑन द लिस्ट एट ऑल। हालांकि देखिए, मुझे वो दौर याद है कि 91 से पहले आपकी मार्केट 1000 की हुआ करती थी जी। मैं उस जमाने में बाहर था, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को जोर देना शुरू किया कि पाकिस्तान में लगाओ, तो लोग कहते थे तुम पागल हो, बेवकूफ़ आदमी हो, पाकिस्तान में क्या होगा। आज हम 11,000 का रोने रो रहे हैं, 1000 पे मार्केट होती थी। उसी ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है, नवाज शरीफ आए तो 2,500 पे मार्केट गई, फिर गिर गई, फिर आप देखिए मुशर्रफ आए और 15,500 तक मार्केट गई। इसी बेसिस पे मेरी तो पर्सनल सोच ये है, बेस्ड ऑन माय स्टडीज आउटसाइड, ये मार्केट 80,000 पे भी जाएगी आगे चल के। अगर आप चाइना का मॉडल को सामने रखें, चाइना शंघाई मार्केट की क्या पोजीशन थी 92 में और आज कहाँ है। आपने दौर की बात की तो मुझे एक फिर शेर याद आया, वो किसी ने कहा था कि ये दौर, वो दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों में खता की थी, बरसों में सजा पाई है। वाह वाह। तो हमारे दो खताएं, एक वो 1% वाले पे रुकना और एक कैपिटल गेन टैक्स बगैर असेस किए कि क्या होना है, और उसकी सिर्फ जबरदस्त आपने बात की। ये 2 पॉइंट मैं समझता हूँ जिसने मार्केट को पर्टिकुलरली ख़राब किया पाकिस्तान में। 2008 में रशिया की मार्केट भी गिरी, चाइना की भी मार्केट भी गिरी, लेकिन दे लेट इट फ्लोट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसी पे मैं डीम्यूचुअलाइजेशन पे बड़ा जोर देता हूँ कि अगर डीम्यूचुअलाइज मार्केट होती तो इस तरह से ना होता कि 4 ब्रोकर्स ने अखबार वालों को बुलाया या पार्टी के पास चले गए और कहा कि जी मार्केट को रोक दिया जाए या मार्केट को ना खोला जाए। एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शौकत तरीन साहब ने कोई डेट दी कि इस दिन मार्केट खुल जाएगी, क्योंकि 8-9 काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया था तो कुछ ब्रोकर्स जो बड़े इन्फ्लुएंशियल है वो चले गए पार्टीज़ के पास और वहाँ से उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया है। इस तरह की चीज़ डीम्यूचुअलाइज मार्केट में नहीं होती है। असल में सर देखें, हमारे यहाँ फ़र्क एक और भी है, मतलब मार्केट मुझे याद है, मैं अब तो 20 साल से इसी मार्केट में ही है, बंद करना 2-4-5 दिन वाली बात अलग थी। कभी होता है ना, आप घबरा जाते हैं, आप देखें हर मार्केट को, जिस तरह आप 9/11 पे हुआ था जी, या दुनिया में होता है कूलिंग पीरियड के, मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो गई तो उन्होंने हाफ एन आवर के लिए बंद कर दिया, या सेकंड सेशन नहीं किया, या कहा जी के पहले सेटल कर लें बाद में दोबारा कल खोलेंगे ताकि सेटलमेंट रिस्क सिस्टम में ना आए।
तो 2-4 दिन के लिए अगर ये बंद कराई थी लोगों ने मिलकर अपनी दानिश के मुताबिक, तो इट वाजंट एज बैड एज स्ट्रेचिंग इट टू कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा ये कि हमारे यहाँ इशू ये है, ये कौम की बात मैं कर लूंगा, कि हम लोग आपस में बात करते हैं कि हमारे दोस्त हैं तो आजकल तो वाशिंगटन डीसी में, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जब भी मैं आता हूँ, हम कहते हैं कि यार मैंने सुना, तुमने सुना। कोई ये नहीं कहता कि यार मैंने पढ़ा, तुमने पढ़ा। पढ़ाई लिखाई या इस तरफ तो है ही नहीं ना, हम तो सुनी सुनाई बातों को घुमाते हैं। आप आज एक बात करते हैं घूम फिर के, तो चाइनीज विस्पर जो बच्चे खेलते हैं वही वाला काम है हमारा। घूम फिर के आ जाएगी, घूम फिर के, और जो आती है आपके पास वो गलत होके आती है, बिल्कुल चेंज हो गया। तो दूसरा काम एक ये है कि हमारी एज सच कैपिटल मार्केट्स इन्वेस्टर्स की और इस लाइन से वाबस्ता लोगों की कोई लॉबिंग या कोई बात या कोई से है नहीं। जिस तरह इस्लामाबाद बिल्कुल दूर है, पाकिस्तान का जो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट हब हो गया कराची में, तो कराची और इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है, और सर्दियों में वो मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग अवॉइड करते हैं वहाँ जाने, लॉबिंग करने के लिए भी। जी, और अब जिस तरह के हालात हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो वैसे ही नहीं जाना भी मुश्किल है, तो थोड़ा फर्क है यहाँ भी। अच्छा, मगर देखिए ये सब चीज़ें तो कौम की ज़िंदगी में ये 60 साल भी कोई चीज़ नहीं होती। इवेंचुअली द थिंग्स विल इम्प्रूव, बिकॉज यहाँ इतनी आबादी है, इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी कम है, इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट विल कम इन एंड दिस मार्केट विल ब्लूम। लेकिन इन द मीन टाइम आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, एंड आई थिंक डीम्यूचुअलाइजेशन विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टीज लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या लंदन स्टॉक एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ले फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। उस पर मज़ीद काम होना चाहिए, आप लोगों को भी पुश करना चाहिए। प्रोफेशनल हाउसेज लाइक योर्स या आरिफ हबीब वगैरह जो हैं, ठीक है, हो सकता है इंडिविजुअल जो ब्रोकर है उनके इंटरेस्ट में ना हो या वो ना चाहें ऐसा। जी ठीक है, इसमें नो टू ओपिनियंस, यस होना चाहिए। again, लेकिन आप ये देख लें, आपके लंदन वाले, न्यूयॉर्क वाले आएंगे नहीं आएंगे ये अलग जरा मुश्किल। नहीं, आ जाएंगे, सिंगापुर आ जाएगा, दुबई आ जाएगा। लेकिन इस वैल्यूएशन पे बातें हो रही थी। हाँ, वो चले खैर, दुनिया में चले। अगेन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये पुश तो गवर्नमेंट ही पुश कर रही थी, गवर्नमेंट ही बैकआउट कर गई है ना, तो अब उनको फिर से पुश करना चाहिए। हमारा एक रिकमेंडेशन होगा। आप सर वैसे तो आप माशाल्लाह इतने शोज करते रहते हैं और आपका एक्सपोजर है बहरहाल एक बैंकिंग साइड पे भी, इधर भी। आपको इस पूरे सेटअप में कौन सा डिपार्टमेंट या कौन से बंदे या सेट ऑफ पीपल नजर आते हैं जो ये सोच के आगे चलाएं इस बात को? देखिए काम तो एससीसीपी का, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो मगर वो क्या करें, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? वाई दे स्टॉप्ड? अगर ये जब 2-3 साल पहले इतना उन्होंने पुश किया डीम्यूचुअलाइजेशन को, किस चीज़ ने उनको रोक लिया? ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुआ, उसके वजह से शायद ये स्लो डाउन हुई, तो मगर एज ए प्रोफेशनल इदारा उनको तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट दे शुड कंटिन्यू टू पुश, अदरवाइज दे डोंट डिजर्व द सैलरी दे टेक। मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जो आंख से टपक के आ रहा है वो लहू नहीं बन रहा। जी हाँ, बिल्कुल नजर यार। अच्छा, इसी तरह एक और इशू यहाँ जो है बहुत पुराना, बदला, CFC, CF2, CF3, इस फाइनेंसिंग ऑफ शेयर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैंकिंग इन द वर्ल्ड। इससे ज़्यादा हलवा तो खाने को मिलते ही नहीं है। आप 100 का शेयर मेरे पास ले आए, CFS में वो पड़ा हुआ है, मुझे आपने अथॉरिटी दे दी है साइन उसको बेचने की, आपको 70 रुपये देने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, से 2% ओवर। और आप डे एंड पे उसको मार्क टू मार्केट करते जाएं, मार्जिन आपका इंटैक्ट रहे। अगर कम हो गए तो आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि साहब थोड़े पैसे भेज दें या कुछ शेयर्स भेज दें, अगर बढ़ गया तो कोई मसला ही नहीं। ये जो है ना, ये जो बदला जिसे कह लें, या CFS, MK2 या कंटिन्यूअस फंडिंग सिस्टम, व्हाटएवर, बहुत सारे नाम डिफरेंट चेंज हुए, लेकिन मेजर जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट थी वो बदला थी, और सब लोग उसके ऊपर कंसेंसस था कि वो समझते थे कि हमारी अपनी प्रोडक्ट है, और जब तक वो रही प्रोडक्ट तो लोगों ने चलती रही। यानी फाइनेंसर के लिए भी सही था और फाइनेंसी के लिए भी सही था, ब्रोकर के लिए भी सही था, और जो रेगुलेट कर रहा था उसके लिए भी सही था, और लागा शागा सब कुछ चल रहा था। लेकिन हम जब से हमने कोशिश की ना अपने आप को सोफिस्टिकेटेड करने की, नाम कैसे खतरनाक वो कहते हैं ना, इस मैं बाहर से आया, मैंने कहा ये CFS क्या चीज़ है यार, हमने तो वहाँ तो मार्जिन ट्रेडिंग ही सुना था। जी, वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को कोशिश की कि हम इंटरेस्ट थोड़ा वेस्टर्नाइज और डेवलप्ड मार्केट की तरफ चले जाएं। वेस्टर्नाइज कोई नहीं होता वहाँ, बिल्कुल सिंपल होता है, शेयर के अगेंस्ट मार्जिन रखना बस। फैज साहब ज़रा से यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें स्टॉक मार्केट रिफॉर्म पे, और आज जिस तरह से मार्केट गिर रही है इस तनाज़ुर में हम पूछना चाह रहे हैं फरीद साहब से, जो कि सीईओ हैं एकेडी के, कि क्या रिफॉर्म सब ला सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म सोच लाई जा सकती है। इनका प्ली ये है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त बिल्कुल इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही है, ना एससीसीपी कोई इनिशिएटिव ले रहा है, डीम्यूचुअलाइजेशन की बात होते होते खुद ही ठंडी हो गई। इसी तरह मार्जिन ट्रेडिंग का जो मसला है, बदला का मसला है, वो भी एक कन्फ्यूजन का शिकार है। एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट को इस तरह कॉम्प्लिकेट किया गया है जिसको हमें तो देख के हंसी आती है कि 100 रुपये देना, 100 रुपये के शेयर पे 70 रुपये देना कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है जिसको यहाँ इतना बड़ा मसला बना दिया गया है। क्यों फाइनेंसिंग और ब्रोकरेजेस को लिंक किया जाता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दुनिया भर में। अब मैं आता हूँ फरीद साहब आपकी तरफ फिर से, कि ये जो कहा जाता है कि जब से कैपिटल गेन टैक्स का सिलसिला शुरू हुआ, उसने डे ट्रेडर्स को, एक आम इन्वेस्टर्स को जो 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए लगा के दिन भर कोई शेयर्स को घुमाता था, कुछ दिहाड़ी कमा के चला, उसको बड़ा हर्ट किया। ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ? देखिए डे ट्रेडर की वैल्यूज़ हर मार्केट में होती है, हमारे यहाँ उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू थी। और जहाँ तक ये रिटायर्ड लोग या जो अपनी आप, यानी जाहिर है आप जब एज ए सोसाइटी में जब आप पढ़ लिख के आते हैं तो एक्सपोजर सोसाइटी ने आपके ऊपर लिया होता है, फिर आपने अपना काम वापस देना है सोसाइटी को। यानी थोड़ा उसमें ये था 2005 में मेरे बहुत सारे जानने वाले जो अभी जिनके अंदर पूरी जान थी, एनर्जी थी, वो भी सब कुछ छोड़ के मार्केट में आ गए थे, विच वॉज रॉन्ग। मैं अच्छा मानता हूं रिटायर्ड आदमी के लिए तो सही है। नहीं, रिटायर्ड या फिर आप थोड़ा डे ट्रेड, वो एक ये थोड़ा सा इस पे डिस्कशन तलब मामला है, बट डे ट्रेडर का मार्केट पे इम्पैक्ट बहुत हेल्दी और पॉजिटिव आता है। अच्छा, इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट। जी, बिकॉज वॉल्यूम मिल जाता है, वॉल्यूम मिलता है, बायर को सेलर मिल जाता है, सेलर को बायर मिल जाता जो कहते हैं ना कि प्राइस फाइंडिंग होती है प्रॉपर। जी, प्राइस डिस्कवरी से अच्छी हो जाती है। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स को मुझे तो ये समझ नहीं आई कि इन द फर्स्ट प्लेस ये इस सेक्टर से कैपिटल मार्केट ने इस दिहाई में बहुत अच्छा काम किया, मार्केट प्राइसिंग को थोड़ा स्टेबल करने में और एसेट प्राइसिंग की वैल्यूएशन यानी बढ़ाने में, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम रन किया उसके लिए भी जब तक वैल्यूएशन बहुत अच्छी उनको यूबीएल वगैरह में। और आप वो देखें कि उस पीरियड में जब 60 रुपए तक डॉलर था तो उसमें बहुत सारे और भी अवामिल होंगे, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि जो 6.7 बिलियन डॉलर रेज हुए थे कैपिटल मार्केट से, उसने रुपए को और डॉलर को, मतलब उसकी पैरिटी को मेंटेन करने में एक रोल प्ले किया। 6.7 बिलियन डॉलर, ये जो यूबीएल वगैरह उन्होंने बेचा था उससे। माय बैंक का जीडीआर था 1 बिलियन का वन टाइम, फिर दूसरा था, फिर यूबीएल था, फिर बहुत सारे और भी आइटम थे। देखें आप, पीटीसीएल आपसे 115 रुपए या 120 रुपए के इक्विवेलेंट बिक किया था, और उस पर डॉलर 60 का था अब तो, और आपकी डॉलर की डीलें थी सारी। अब डॉलर का जो हाल हुआ उसके अंदर एक अलग बहस है कि क्या हुआ। तो मैं आपको पहले आंसर दे दूं कैपिटल गेन टैक्स का। तो इस वक्त अगर आपके पास कोई हाई नेटवर्थ है, वो 3, 4 या 5 मार्केट्स में काम कर रहा है, कमोडिटी में, जोड़िया बाजार में, फलां 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 फलां, तो अगर वो बाकी भी उसी लेवल पे उनकी रिपोर्टिंग या रिक्वायरमेंट होती तो फिर तो हमें कोई मसला नहीं था। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब वो एक तो है बिल्कुल डेवलप्ड वर्ल्ड वाली मार्केट, हाँ। यूके वाली बना दी, बाकी आपने युगांडा वाली मार्केट है। क्या तो अब आप ये देखें कि डिस्पैरिटी बहुत आ गई। लोगों ने कहा छोड़ो इसको, या जुड़िया बाजार में लगाओ। अगर हम इसमें रहे तो ये ना हो कि हम वहां से ही जाएं। हाँ, उसमें तो अभी 5-10 साल हैं, पता नहीं कितने साल हैं, चलेगा, देखी जाएगी। और आप ये नोट करें कि कमोडिटी का जो असल फायदा है वो उस वक्त होगा, हमारा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज अच्छा काम शुरू कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है, उसने हिम्मत की भी है कि अगर जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि कॉटन अब 2.5 डॉलर्स पर पाउंड तक गई, अब आजकल 0.89 या 0.8 पे है। तो अगर हमारा ये कॉटन, अच्छा कॉटन एक अलग बात है कि वो आज तक वहां पहुंची नहीं पीमैक्स में, वो तो कॉटन एक्सचेंज का और उनका आपस में झगड़ा बात चल रही है अभी। तो अगर तो इंडस्ट्रियलिस्ट को हेजिंग का मैकेनिज्म का फायदा हो इस पीमैक्स और ये सारी ये जो एक्सचेंजेस का, ये जो मर्केंटाइल वाली है, समझ लें कमोडिटी एक्सचेंजेस का, फिर तो फायदा है। अदरवाइज मैं और आप अगर लेते बेचते रहें तो सिर्फ प्राइस की मूवमेंट के ऊपर ही कमाना है ना, और तो कुछ भी नहीं है। रियल मार्केट तो नहीं हुई वो। हाँ, रियल मार्केट हो, अगर फायदा अल्टीमेट उठाने वाला कोई हो, हाँ। और डिलीवरेबल्स हो, या बंदा हेज कर रहा हो। मैंने एक कोई
वॉलमार्ट का कोई ऑर्डर मैंने करना है और मैं अपने आप को सेट करना चाह रहा हूँ कि पूरा 1 साल मैंने ऑर्डर चलाना है उसका, तो मुझे इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मुड़ जाऊंगा। हाँ। और आपको पता है कि नेटिंग वेटिंग में तो एक जो आपका बायर है वो आपको बना देता है और बिगाड़ देता है। बिल्कुल। और हम तो सारे, मैंने तो 99 जानता हूँ लोगों को जो सिर्फ बिगड़े ही हैं बेचारे। हाँ, बिगड़े ज्यादा। और आप उससे मिलते हैं ना तो कहते हैं यार तुम्हारे ऑर्डर की वजह से मैं बंद हो गया। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल कहते हैं। तो इश्यूज तो हैं और दी गई हैं। आपका ये कहना है कि क्योंकि दूसरे मार्केट्स में इतनी रेगुलेशन नहीं है, यहाँ इतनी ज़्यादा है, तो लोगों ने ऑप्ट किया कि उधर चले गए। जी हाँ। और सेकेंडली आप ये देखें कि आपने अगर कोई पैसा लॉन्ग टर्म रेस किया, जो कैपिटल मार्केट का बाहर वाले काम है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस रेस किए, उस पैसे से एक कंपनी बनी या चली या उसने अपने आप को एक्सपैंड किया, BMR प्रोग्राम में गई या रिसर्च करके उसने कोई नई चीज़ निकाली, उसकी बेसिस पे जॉब क्रिएशन हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, और ये जो आपके इतने पढ़े लिखे हर तरह के टेक्नीशियंस से लेके टॉप लेवल तक लोग आ रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, उन्होंने कमाया, सोसाइटी ने कुछ न किया, टैक्सेस गवर्नमेंट के पास पहुंचे और पूरा एक साइकिल चला रोल। कमोडिटी में मेरी नाकिस राय के मुताबिक तो सिर्फ प्राइस की फ्लक्चुएशन में, और आप कहते हैं जी बहुत बड़ी मार्केट है और उसमें फॉरेक्स ऐड कर लें तो फिर और भी बहुत बड़ी मार्केट है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी हमारी जो हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे ले गए अपने कैपिटल मार्केट के, वो थोड़ी सी ज्यादती कर दी है। एक यहाँ मैं ये भी बात कह दूं कि 10% आपको पता है कि डिविडेंड पे हम टैक्स देते आ रहे हैं बहुत सालों से। इस पे साहब मुझे बताइएगा, आई वांट टू बी क्लियर, लागड़ा क्या चीज़ है और ये 10% जो आप बता रहे हैं कि हम ऑलरेडी दे रहे हैं, पहले भी तो टर्नओवर जब होती थी तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था ना। अच्छा, इसके अलावा वो लागड़ा वगैरह, लागा क्या चीज़ है जी? जितना भी काम मैं करूं बाय या सेल एज अ ब्रोकर, तो मुझे एक सर्टेन परसेंटेज है 1000, मुझे ऑफ हैंड उसकी नंबर्स नहीं पता, नंबर्स याद नहीं होगा, लेकिन मैं बाय करूं या सेल करूं एज अ ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज मुझसे एक अपनी फी लेता है। अच्छा, वो स्टॉक एक्सचेंज की फी है जी, ठीक है। और SECP भी लेता है। अच्छा, वो एक छोटी सी वो भी लेता है, छोटी अमाउंट है, वो भी लेता है। और देखें अगर वो रेगुलेट कर रहे हैं तो जाहिर है उनका हक है कहीं ना कहीं से उन्होंने अपना आप पूरा करना है, कॉस्ट निकालनी है। जो उसके अलावा क्या मैं 10% की बात कर रहा था, जो मैं आप लिस्टेड कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ, तो जब मुझे आता है डिविडेंड इनकम तो उसमें 10% टैक्स कट के आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे इसकी टेंशन कभी नहीं हुई कि बिकॉज मैं या मेरे सारे जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली टैक्स कटा होता है, और मैंने अपने रिटर्न में जमा कर दिया कि जी मेरे इतने डिविडेंड आए थे, उस पर टैक्स कट गया था इतना ऑलरेडी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। इसी तरह जो मेरा प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट आता है उस पर 10% टैक्स कट के आता है। बिल्कुल आता है। आपको फलां XYZ बैंक है, आपके पास मेरा अकाउंट है, आपने प्रॉफिट क्रेडिट किया, 10% आपने काट लिया, तो आपने जमा करा दिया, मैंने कहा जी कि ये मेरा आया था, टैक्स कट गया, खुदा हाफिज़। बिल्कुल। तो पैसा डिविडेंड देते वक्त किसी को ये अफसोस नहीं है कि हम कमा रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल, वो बिल्कुल हक है सोसाइटी का। उस हैसल के अंदर नहीं पड़ना चाहते। स्टॉक में अगर जैसे एक आदमी 1 लाख रुपए लगाता है और वो ट्रेड करता है थोड़ा बहुत, उस पर क्या क्या कॉस्ट आती है? एक तो ब्रोकरेज कॉस्ट आती है, फिर आपने कहा ये लग रहा होगा तो स्टॉक एक्सचेंज का शामिल है। हाँ। ब्रोकरेज, उसने सिर्फ एक ब्रोकरेज दिया, उसके अलावा उसको और क्या टैक्स दे रहे हैं? देखिए, एक तो उसने जो बाय सेल किया, यानी अगर सपोज आपने 1000 शेयर लिए PSO के जी, तो आपने तो जितने के हैं वो पैसे दिए 140 रुपए इनटू सपोज 0.2%, विच इज रेंज करता है कमीशन 0.1 से 0.2 0.3, एक अच्छे वक्तों में 0.5 हुआ करता था, लेकिन वो उस वक्त हमारे लिए बुरे वक्त है कि मैं बायर था, ब्रोकरेज साइड पे आया हूं तो ये नीचे कम हो गया, वरना मुझे याद है कि मैंने तो 0.5% बहुत सालों तक दिया। और उस जमाने में हमारा जब क्रेस बैंक एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन था और बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट प्लेयर था, और इन्वेस्टमेंट बैंक का काम भी यही जाहिर था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करें। अब तो ना इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहे, ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो एक तो ये हो गई जी ब्रोकरेज के अंदर से निकल जाएगा सारा वो लागा शागा। उसमें अब जो मैंने 1000 शेयर PSO के लिए हुए हैं, अगर वो PSO जो कमाएगा और कमा के जब टैक्स देगा, डिविडेंड देगा, तो उस डिविडेंड से 10% टैक्स हट जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। फिर जो मेरी कॉस्टें हैं वो मोटी मोटी तो ये हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं है? ये कैपिटल गेन कब लगता है? हाँ, अगर मैंने लिया 140 का और 150 का बेच दिया, तो जो 10 रुपए हैं जो मैंने कमाई के, उसके ऊपर 10 रुपए पे 10% मुझे टैक्स देना है। ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक आदमी एक साल में 2 लाख डील करेगा, जी जी, किसी में कमाएगा किसी में गवाएगा। जी हाँ, वो उस साल में तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। मतलब आप हाउ कैन यू मैनेज दिस? इट्स अ ह्यूज थोड़ा सा, हाँ जी, अगर तो मैथमेटिकल नाइटमेयर, काफी डाटा चाहिए, और
लेकिन लोग इसी से डर गए क्या? जी, एक तो ये डर गए लोग। अब देखें, आपको बड़े बड़े मेरे हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में शेयर लिए थे, बाप दादा नहीं है उन्होंने, उनको डिविडेंड आया, डिविडेंड पे टैक्स कटा, तो उनको नोटिस आ गया कि जी आपने रिटर्न फाइल नहीं किए। तो उसने कहा हम तो रिटायर्ड लोग हैं, मैं तो 17 साल पहले रिटायर हुआ था, मैं तो ना कोई इनकम है ना पेंशन तो मुझे मिलती नहीं है, वट तो लोगों ने अच्छा उससे कहा जी आपको कैसे पता चला? उसने कहा जी वो नोटिस फलां जगह से हमने मतलब जाहिर किसी निकाला होगा उन्होंने बैठ के। तो लोग इस बात से कि अब जाना और फिर वहाँ बैठना और फिर उससे कहा जी अच्छा बताएं कि ये जो आपने आया, उसने कहा तो मेरे दादा ने लिया था और मेरे तो देयर आर सम हैसल्स, और हम इसको मजाक में चाहे उड़ा दें बात को, लेकिन आई थिंक पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक देयर ऑल, जो होता है ना खाता जमा और खाता खुद समझना और अगले को समझाना और कहा जी फला एंट्री फला पे थी। अगर एक बंदा 3 ब्रोकर से काम कर रहा है और पूरा और शेयर लिए तो उसने 4 साल पहले ही, और उसके बोनसेस आए या राइट आए या कुछ आए, और प्राइस कैसे डिटरमिन हुई, और कपल ऑफ थिंग्स। बड़ा हैसल है, इसलिए लोग भाग गए यहाँ से। जी, जितना है उससे ज्यादा लोग डर गए और भाग गए। वो कहते हैं दिस जॉब इज नॉट वर्थ द प्रॉफिट दैट वी मेड, वर्थ द पेन। दूसरा ये मुझे लगता है आज आप बातों बातों में आपसे जिक्र में आया कि लेकिन अगर जो फाइनेंसर आता था इस काम में बदले में, यानी हर एक के पास पैसा होता था अगर, और वो ला रहा है ब्रोकर को दे रहा है कि आप आगे इसको लगा दें जी, तो उसका अल्टरनेट क्या है कि मैं बैंक डिपॉजिट में रखूंगा। अगर मेरे पास लाख 2 लाख रुपए है तो या तो मैं उस पे आपको दूंगा एज ए ब्रोकर कि 20% कमाएगा ये, सपोज हाँ मार्केट ये होप थी ना कि 20% का। हाँ नहीं अगर आपको 14% 15% वैसे ही मिल नहीं, उस जमाने में तो खैर यही रेट थे जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज की रेट पे बात करें अगर किसी बंदे को के पास लाख रुपया है और वो आता है आपके पास के जी मेरे बदले में लगा दें, तो आप उसको 14% तक दे देंगे। अच्छा अगर वो ये वाला एवेन्यू नहीं है तो जाएगा बैंकर के पास, बैंकर को कहेगा 6, 7, 8% पे रख दो मेरे पास, तो एक तो वो जो बैंकिंग का स्प्रेड है ना वो खत्म होगा। जी जी। दूसरे ये है कि फिर वो उसको प्रोपेंसिटी टू सेव मिलेगी नहीं ना। अगर वो कहेगा यार इन्फ्लेशन है 12%, मुझे आप देते हो 6%, तो थैंक यू वेरी मच, इससे बेहतर नहीं है मैं बच्चों को घुमाने फिराने ले जाऊं, खर्चा करूं खर्च कर दूं जो बचा ही नहीं। तो कपल ऑफ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है। इसमें इन्फ्लेशन आई थिंक आपने जैसे आखिर में पॉइंट आउट किया बड़ा मेजर रोल है। अच्छा ये करेंसी का जो गिरना है वो बड़ा डिटरमिनेटिंग फैक्टर हो रहा है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अगर आज 92 पे दाखिल होता है, थोड़ी देर में 100 हो जाता है, तो उसका तो जो भी गेन है उसमें लॉस हो जाएगा। अल्लाह ना करे 92 में दाखिल हो, हम तो कहते हैं 89 में दाखिल हो, लेकिन हमारे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अभी तो 92 तकरीबन आ गए रेट, अल्लाह माफ करे जी 91.65 पे ओपन मार्केट में कल ट्रेड हो गया आपकी करेंसी। यहाँ मैं वो बात कहता हूँ कि जी जो आप बात अभी हो रही थी हमारी वक्फे में, कि जो हमारी मार्केट है कैपिटल मार्केट्स, वो आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकती। उसके लिए अभी हमें देखना है कि ओवरऑल सिर्फ एक मैं पॉइंट कर दूं, इसमें बहुत लंबा मेरा तजजिया हो जाएगा, टाइम खत्म हो गया। तो लास्ट में सवाल सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस तरह हम डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं, हमें अब 6% या 6.5% की अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा जो निकलना शुरू हुआ है। करेंसी भी गिरेगी, इंटरेस्ट भी ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन भी होगा, तो नोट छप रहे हैं। भाई साहब बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, सॉरी टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन कैपिटल मार्केट रिफॉर्म पे आपने ये डिस्कशन सुनी है, हमारे पास बहुत ही डायनेमिक एंड वेल इन्फॉर्म्ड एग्जीक्यूटिव फरीद साहब की शक्ल में थे। इन्होंने जो कंसर्न्स बताए हैं, आई होप कि हमारी अथॉरिटी सुन रही हैं। ये मोस्ट क्रूशल मार्केट है फॉर ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। इसके बगैर दुनिया में चाइना हो कोई भी मुल्क हो तरक्की नहीं कर सकता। अभी पाकिस्तान की स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान की स्टोरी तो सिर्फ शुरू हुई है। इसको आप प्रॉपर्ली इसको मैनेज करें, इसके ऊपर ध्यान दें। ये मार्केट ये 10,000 11,000 कुछ नहीं 80,000 पे भी जाएगी, जैसे कि चाइना में हुआ है 92 से लेकर अब तक। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें फाउंडेशन क्रिएट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और ये मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। इतने 10 करोड़ लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दुनिया आना चाहती है, आएगी। हम जितना रोकना चाहे रोक लें। चाइना ने भी बहुत दिन तक रोका, लेकिन 92 के बाद ऐसा इन्फ्लक्स आया कि आज चाइना सेकंड इकॉनमी बन गई है, हम भी ऊपर जाएंगे। और ये कैपिटल रिफॉर्म्स जो आज हमने डिस्कस किया, इस पर तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।